अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं सरमाजी मसूद एक बार फिर आज आपसे बात कर रहा हूँ और इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स के जो कि कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं मार्च 25 की अटैम्प्ट के अंदर। अब देखिए बेटा, पूरा सिलेबस तो आप लोगों ने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, टाइमली बेस पे आपका कोर्स भी कंप्लीट हुआ हुआ है। अब आप बैठकर घर में अपने तौर पे रिवीजन कर रहे होंगे। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ थोड़ी सी एग्ज़ाम के पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है उसकी टेक्निक की बात करूंगा और अपना रिवीजन कैसे लेके चलना है। देखिए, पेपर के अंदर जो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, उस रीडिंग टाइम के अंदर आपने सही तरह से टाइम को इन्वेस्ट करना है। वहाँ पर आपने फिगर्स में नहीं उलझना है रीडिंग टाइम के अंदर, क्योंकि नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा हर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा होता है। आपने फिगर्स में नहीं उलझना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास इस दफ़ा अटेम्प्ट में पूछे गए। कोशिश कीजिएगा कि आप आपका माइंड को इस तरह सेट करें कि वो किसी इजी क्वेश्चन को ट्रैक कर ले। वो क्वेश्चन नॉर्मली कोई शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए जो कि कम टाइम में हो सकता हो और आपके लिए हाईली अचीवेबल भी हो। एक बार क्वेश्चन पेपर की रीडिंग के दौरान जब आपको थोड़ा सा ये मिल जाए कि सर कौन कौन से टॉपिक एग्जामिनर ने इस बार पूछे हैं, फिर आप थोड़ा सा डिसाइड करने की कोशिश करें कि मैं इनमें से किस सिनेरियो में चलूँ, किस क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करूँ, किसको बाद में अटैम्प्ट करूँ। इसी दौरान मुमकिन है आपका रीडिंग टाइम कंप्लीट हो जाए। फिर आपने जब क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है तो कोशिश पूरी करनी है कि हर क्वेश्चन के हर पार्ट को एक सेपरेट पेज पे सॉल्व करें, क्योंकि आईक्यूएफ की रिक्वायरमेंट भी है। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है और आपको लगता है बहुत सारी वर्किंग मांग रहा है, तो आप एक दो पेज छोड़ के डायरेक्ट वर्किंग से काम शुरू कर सकते हैं। और इन एनी केस अगर आप वो पेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं भी कर पा रहे तो आप उस पेज के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दें, तो आपका वो पेज चेकिंग के अंदर नहीं आएगा। ठीक है सर। मैक्सिमम पेपर को आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ये थोड़ा रिस्की हो जाता है कि आपने चंद क्वेश्चन सेलेक्टेड करे, बहुत अपने पार्ट पे अच्छे करे, तो पास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हो, एवरेज भी कर लेते हो, तो ज़रा 50 मार्क्स को निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हर अटेम्प्ट के लिए हम बच्चों को ये एडवाइस देते हैं कि पूरे सिलेबस को थॉरोली रिवाइज करके जाएं। कॉस्टिंग में आपको पता ही है कि जो टॉपिक्स हैं उनके इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं और आपके पास उन कॉन्सेप्ट को मिलाकर बड़े क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। तो सेलेक्टेड स्टडी पे जाने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरे सिलेबस को थॉरोली रिवाइज करके जाइएगा। कोशिश कीजिएगा जिस दिन कॉस्टिंग का पेपर हो आपकी नींद लाजमी पूरी हो, क्योंकि दिमाग वाला सब्जेक्ट है। अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो आप फिगर्स या कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ोगे। इस अटेम्प्ट के लिए अगर पास पेपर के पैटर्न को देखते हुए मैं बात करूं, तो आपके पास अगर आप स्टार्ट से चलें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन दो चैप्टर में से एक या दो सवाल हर दफ़ा पेपर में आ रहे हैं और कभी कभी 2-3 सवाल भी आ चुके हैं। अगर आप वैल्यूएशन की बात करो तो वैल्यूएशन के अंदर जो काम की बातें हैं उसमें आपने एंट्रीज को रिवाइज करके जाना है। कॉस्ट एनआरवी का जो कंपैरिजन है उसको ज़रा रिवाइज करके जाना है। फिर मैनेजमेंट में आप आ जाएं तो अपना वहाँ पे तो एक लंबा एरिया आपके पास है, उसमें आपने ईओक्यू को रिवाइज करके भी जाना है। सिंपल ईओक्यू को भी, अगर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, डिस्काउंट हमें अवेल करना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको भी आपने रिवाइज करके जाना है। प्लस जो आपकी कुछ इन्वेंट्री के कंट्रोल लेवल है, रीऑर्डर लेवल, ठीक है सर, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, इनको भी आपने रिवाइज करके जाना है। और वो जो प्रोबेबिलिटी के हवाले से 2-3 सवाल पेपर में आए हुए, खान लिमिटेड, नाइजीरिया लिमिटेड, उनको रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट अटैम्प्ट के अंदर भी इसने रीऑर्डर लेवल को थोड़ा सा मिलाया था प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है सर। लेबर का चैप्टर हर अटैम्प्ट के लिए अब इम्पॉर्टेंट होता चला जा रहा है। लेबर के सवाल दो तरह से पेपर में पूछे जा रहे हैं। या तो लेबर का अपना क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, कोई इंसेंटिव प्लान, बोनस प्लान आपको दे रहा है और उसके ज़रिए लेबर की कॉस्ट या बोनस या एफिशिएंसी रेशो वगैरह आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करो, जो पिछली 6 अटैम्प्ट के अंदर लेबर के सवाल आए हुए आप उनकी थोड़ी सी रिवीजन कर लो। उनमें से अगर आप 2-3 सवाल भी करके चले जाओ, आपको आइडिया मिल जाएगा आजकल लेबर के क्वेश्चन इंडिविजुअल कैसे आ रहे हैं। फिर आपको इसी लेबर के अंदर वो मिला देता है डिसीजन मेकिंग और लर्निंग कर्व थ्योरी ले आता है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बीच में इन्वॉल्व कर लेता है कि अगर हम किसी नए कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं और उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है जिसमें लर्निंग इफेक्ट भी मौजूद है, तो वो प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो लेबर का चैप्टर इंडिविजुअल क्वेश्चन के तौर पे भी टेस्ट हो सकता है और लेबर का चैप्टर आपके पास डिसीजन मेकिंग के साथ मिला के भी टेस्ट हो सकता है और जो पहले भी कई बार हो चुका है। फैक्ट्री ओवरहेड 2 चैप्टर आपके सिलेबस में है।
एक ट्रेडिशनल, जिसके अंदर आपने ट्रेडिशनल तरीके से इफेक्टिव ओवरहेड एलोकेट करने के बारे में पढ़ा, मशीन आवर की बेस पे, लेबर आवर की बेस पे। और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहाँ पे हमने देखा कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट सेम प्लांट एंड मशीन से बनाई जाए तो ओवरहेड एक्टिविटी की बेस पर कैसे एलोकेट होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर में आया है स्प्रिंग 24 के अंदर, लेकिन ओवरहेड जो ट्रेडिशनल है उसके कई क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं। एडवाइस मेरी तो यही है, दोनों चैप्टर को रिवाइज करके जाओ, और क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो इतना ज़्यादा टाइम रिवीजन में लगना भी नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे जो कॉस्टिंग के मेथड हैं उनमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जो कि तकरीबन 4-5 अटैम्प्ट से पेपर में नहीं आ रहा है। अगर आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को रिवाइज करके चले जाओ तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि अमूमन पेपर में तंग भी नहीं करता है, आपसे एंट्रीज ही पूछता है, किसी जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करवाता है, या आपसे अटैम्प्ट हो भी जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आपके पास टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है सर, टारगेट कॉस्टिंग भी पेपर में कई बार पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आया है, जहाँ पे 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आया है हाईटेक लिमिटेड, जो कि 16 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर आया है। तो आपने टारगेट कॉस्टिंग को भी रिवाइज करके जाना है। टारगेट कॉस्टिंग, लेकिन रिवीजन के अंदर मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि टारगेट कॉस्टिंग कोई अलग से चैप्टर नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, कॉस्ट गैप कैसे निकलता है, और अगर कॉस्ट गैप आ रहा है तो उसको ख़त्म कैसे करना है। बाकी जब हम टारगेट कॉस्ट को कैलकुलेट करने बैठते हैं उसके लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी चाहिए होती है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट को निकालने के लिए वही हर सवाल में मटेरियल होगा, लेबर होगी, ओवरहेड होगा, वो सवाल के अकॉर्डिंगली आपको सबको एक जगह पे गैदर करना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर आपके पास हमारा एक बड़ा चैप्टर जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। 2 चैप्टर आपकी बुक में थे, दोनों आपने पढ़े हुए। पेपर में या तो सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का आता है या फिर जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का आता है, दोनों में से कोई एक ज़रूर आता है। क्योंकि आपने बहुत टाइम लगा के इसको पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो उसका रिवीजन भी ठीक ठाक टाइम मांगता है। हर सिचुएशन को आपको कवर करना पड़ेगा ताकि आप देख सको कि इस तरह का प्रोसेस 1 का सवाल है तो वर्किंग का फॉर्मेट क्या है, प्रोसेस 1 नहीं है, 2, 3, 4 है तो प्रोसेस वर्किंग का फॉर्मेट क्या है, अगर फीफो मेथड है तो वर्किंग कैसे करनी है, वेटेड एवरेज मेथड है तो वर्किंग कैसे करनी है, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बन के निकल रही हैं साइमल्टेनियसली तो कॉस्ट कैसे एलोकेट की जाएंगी। इस हवाले से 3 मेथड का जिक्र आपकी बुक में मिलता है सिलेबस के हिसाब से। या तो आप फिजिकल मेजरमेंट मेथड पे चले जाओ, या फिर आप सेल वैल्यू मेथड पे चले जाओ, या फिर आप एनआरवी मेथड पे चले जाओ। अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आपके पास एनआरवी मेथड टेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है सर, लेकिन बहरहाल सेल वैल्यू मेथड को भी पूछा जा सकता है। फिर आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, जिसके अंदर आपने वेरिएंस को एनालाइज करने की प्रैक्टिस की हुई है। इसमें सीधा सवाल भी आ सकता है कि आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड डेटा दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसकी मदद से कुछ वेरिएंस कैलकुलेट करो, या कह दिया जाए कि आप इसकी मदद से अपने प्रॉफिट को रिकनसाइल करो। या फिर इसका रिवर्स सवाल भी आ सकता है कि आपको स्टैंडर्ड या एक्चुअल कॉस्ट में से कोई चीज़ दे दी जाए और साथ में आपको कुछ वेरिएंसेस बता दिए जाए और एक्सपेक्ट किया जाए कि आप उसकी मदद से या तो हमें एक्चुअल डेटा कैलकुलेट करके दोगे या हमें आप स्टैंडर्ड डेटा कैलकुलेट करके दोगे। सरप्राइजिंगली लास्ट अटैम्प्ट में पहली बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा ट्रेंड नहीं है पेपर का, लेकिन नहीं आया, तो आपकी अटैम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक और चैप्टर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, पहले भी इस पेपर में कई बार इसके सवाल आ चुके हैं, लेकिन लास्ट अटैम्प्ट में इसका 17 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आया था। मांगा तो प्रॉफिट स्टेटमेंट था, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को रिवाइज करके अटैम्प्ट करके ज़रूर जाइएगा ताकि जो लेटेस्ट अप्रोच पे इसका क्वेश्चन आया हुआ है वो भी आपकी समझ में आ जाए। फिर बेटा सिलेबस का एक छोटा सा चैप्टर जिस पे अभी तक तो पेपर में कोई सवाल आया नहीं है, वो है सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है सर, जिसमें सिर्फ एक मसला आता है कि सर टोटल कॉस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट वो क्या हम मालूम करें। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आपके पास जो कॉस्ट यूनिट है वो ज़्यादातर कंपोजिट होते हैं, एक से ज़्यादा यूनिट पर कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ता है ताकि मैनेजमेंट के लिए एक बेहतर इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ सके। फाइनली फिर आपके सिलेबस का लास्ट एरिया जिसको हम रेलिवेंट कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, उसके साथ आप ब्रेक इवन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ब्रेक इवन का क्वेश्चन हर अटैम्प्ट में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं पास पेपर की एनालिसिस करूँ ऑन एन एवरेज हर 3 अटैम्प्ट में 2 अटैम्प्ट में इसका क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, आपके अटैम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से रेलिवेंट कॉस्ट का सेपरेट सवाल बहुत कम आता है, लेकिन रेलिवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ऑटम 24 के अंदर डिसीजन मेकिंग के 2 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। स्प्रिंग 24 में डिसीजन मेकिंग के 3 क्वेश्चन दे दिए। इसी तरह से आपके पास ऑटम 23 में डिसीजन मेकिंग का इन्होंने एक सवाल डाल दिया।
डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट कॉस्ट ग्रिप में होना बहुत ज़रूरी है। तो रेलिवेंट कॉस्ट मटेरियल की हो, लेबर की हो, ओवरहेड की हो, ठीक है सर। थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जाइएगा कि अगर मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसका कोई फर्दर यूज़ है या नहीं है, उसकी फर्दर अपॉर्चुनिटी बन रही नहीं बन रही है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, या मटेरियल को दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा तो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट क्या है। इसी तरह लेबर के हवाले से कि क्या हमारी लेबर आइडल बैठी हुई है, आइडल बैठी हुई है तो क्या ऑलरेडी उसको कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर पेमेंट ऑलरेडी कर रहे हो तो जो मज़ीद पेमेंट करनी है इंक्रीमेंटल, वो हमारे लिए रेलिवेंट हो जाती है। इसी तरह ज़्यादातर सिचुएशन में फ़िक्स कॉस्ट को हम नॉन इनरेलिवेंट मानते हैं, लेकिन जो इंक्रीमेंटल फ़िक्स कॉस्ट है, ठीक है सर, या वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है हमारी, वो हमारी लिए रेलिवेंट बन जाती है। आपके पास डिसीजन मेकिंग के अंदर जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं उसमें मेक और बाय डिसीजन का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है सर। फर्दर प्रोसेसिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। जब फर्दर प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो ज़हन में रखिएगा इसके अंदर ज़्यादातर सवाल जो पास पेपर में आए हैं उसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है सर। थोड़ा कुछ लॉसेस वगैरह बीच में इन्वॉल्व कर देता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग और फर्दर प्रोसेसिंग मिलाकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इसी तरह से आपके पास अभी मार्च 24 के अंदर आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन आया जो था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का, कि कौन सी प्रोडक्ट को हम डिसकंटिन्यू करें और कौन सी प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू करें। इन सब चीज़ों के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है वो मिलता है लिमिटिंग फैक्टर का, और हमें देखना पड़ता है कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि सर जहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर होता है वो हमारे लिए फिर रेलिवेंट बनता है, उसकी बेस पे डिसीजन लेनी पड़ती है। अगर हमें लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट बनानी है और लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जिस प्रोडक्ट का लिमिटिंग फैक्टर पर आपका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर बेहतर आ रहा है वो काम हम पहले कर लें, और जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कम है वो काम हम बाद में कर लें। इसके लिए प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी पड़ती है। मेक और बाय डिसीजन में भी ये देखना पड़ता है कि अगर बाय करना ही पड़ रहा है और एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, तो जिस प्रोडक्ट को बाय करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट ज़्यादा लग रही है हम कोशिश करेंगे वो काम हम खुद कर लें ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, और जहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट कम लग रही है उसको हम बाय कर लें। तो बेटा इन सारे कॉन्सेप्ट को प्लीज़ रिवाइज़ करो, अभी बहुत टाइम आपके पास है, आराम से रिवाइज़ कर सकते हो। किसी नए क्वेश्चन पे जाने से बेहतर है जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इस रह जाने वाले टाइम में अगर आप उसको भी रिवाइज़ कर लो, कॉन्सेप्चुअली रिवाइज़ कर लो, और पेपर वाले दिन कोई मिस्टेक करके ना आओ, तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपका पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो जाना चाहिए। ठीक है सर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसी अटेम्प्ट के अंदर कामयाब करे। आमीन।